हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं वो है पक्सीनिया। पक्सीनिया का लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसका जर्नल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि पक्सीनिया में जनरली क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो पक्सीनिया का जो वेजिटेटिव बॉडी होता है, पक्सीनिया एक फंगस है जो कि दो अलग अलग तरीके के होस्ट पे मिलता है। दो अलग अलग तरीके के प्लांट्स पे मिलेगा तो उसको हम हेट्रोसियस फंजाई कहते हैं। तो इसकी जो वेजिटेटिव बॉडी होती है उसको हम माइसीलियम कहते हैं। जितने माइसीलियम का मतलब है फंगस की बॉडी, ठीक है। फंगस के थैलस को हम माइसीलियम कहते हैं। इसके जो माइसीलिया है, अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो उसको माइसीलियम कहेंगे, ठीक है। तो जो माइसीलिया है वो दो टाइप का होता है इसका माइसीलिया, ठीक है। उस माइसीलिया में डाइकैरियोटिक सेल्स होती हैं या फिर मोनोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। डाइकैरियोटिक का मतलब है कि सपोज ये सेल है तो इसमें दो न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। तो ऐसे को हम डाइकैरियोटिक कहेंगे, ठीक है। और मोनोकैरियोटिक का मतलब है कि माइसीलियम के अंदर में जो सेल्स होंगी उसमें एक ही न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा तो उसको हम मोनोकैरियोटिक कहेंगे। तो इस टाइप का हमें माइसीलियम देखने को मिलता है। दोनों ही तरीके के माइसीलियम सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट यानी कि उनके जो वॉल होगी, जो सेल्स होंगी उनके बीच में हमें वॉल देखने को मिलती है, ठीक है। और इनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है, मच ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर ग्रो करते हैं यानी कि सेल्स के बीच में भी हमें ग्रोइंग इनकी देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो सेल्स होती हैं उनके अंदर देखिए जो होस्ट होता है, होस्ट का मतलब जैसे ये माइसीलिया यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में लगा हुआ दिख रहा है, ये फंगस, तो ये तो फंगस है। फंगस जिस प्लांट के ऊपर लगा हुआ है उसको हम कहते हैं होस्ट प्लांट, ठीक है। तो होस्ट की सेल के दो सेल्स के बीच में इसका माइसीलियम ऐसे करके स्प्रेड करता है। जैसे ये होस्ट की सेल है तो इसके बीच में माइसीलियम है और जो सेल्स के अंदर यहाँ से ये होस्टोरिया डेवलप कर लेता है जिससे कि ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रांचेज हैं वो हमारी इंटरसेलुलर मिलेंगी और इसमें बीच बीच में होस्टोरिया डेवलप होता है। होस्टोरिया एक तरीके का एब्जॉर्प्शन ऑर्गन होता है जो कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन को टेक करता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो है वो एक तरीके का मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोशियस रस्ट है। रस्ट फंगस है तो ये ऊपर देखिए रस्ट की तरीके से, जंग की तरीके से लग जाता है तो इसको रस्ट फंगस बोलते हैं। हेट्रोशियस का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्लांट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेहूं का पौधा है और ये एक तरीके का बर्बेरिस का पौधा है, ठीक है। तो इनके ऊपर ये डेवलप होता है तो इसको हम हेट्रोशियस कहते हैं। मोनोशियस तब कहेंगे जब एक ही प्लांट के ऊपर होगा, ठीक है। मैक्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि इसमें कई तरीके के स्पोर्स बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक, ठीक है। और अगर एक कम टाइप के स्पोर्स बनेंगे या एक दो कम स्पोर्स बनेंगे तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इसमें 5 अलग अलग टाइप के हमें स्पोर्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो जो स्पोर्स होते हैं दो अलग अलग होस्ट पे डेवलप होते हैं। गेहूं में अलग स्पोर्स बनेंगे और बारबेरिस में अलग ही स्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं उनकी जो स्टेजेस हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। गेहूं में सबसे पहले बनता है यूरिडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, पिक्नियोस्पोर्स, पिक्निडियोस्पोर्स और एसिडियोस्पोर्स। तो इनका हम सीक्वेंस लाइन से याद रखेंगे और ये किस किस होस्ट पे मिल रहे हैं उन होस्ट का हम नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लेते हैं इसका जर्नल इन्फॉर्मेशन में बाकी दूसरी चीज़ें। तो इसका क्लासिफिकेशन आ जाता है तो ये यूकैरियोटा में आता है, फंजाई है और बेसिडियोमाइकोटा का मेंबर है और इसकी जो फैमिली है वो पक्सीनिएसी है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स उसकी देख सकते हैं। इसकी लगभग दुनिया में 4000 से ज़्यादा स्पीसीज़ मिलती हैं। इंडिया में 147 या इससे ज़्यादा स्पीसीज़ हमें देखने को मिलती हैं। ये जो सीरियल्स क्रॉप हैं, जो फसलें हैं अनाज वाली, उनमें जैसे गेहूं, बारले, ओट, मेज़, इन सभी में ये रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। तो जो डिजीज़ कॉज करेगा वो अलग अलग पैथोजेंस होंगे। जैसे गेहूं में करेगा, है ना, तो वो पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई इस तरीके से हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो एक ये है, और जो पक्सीनिया ग्रामिनेस सिकेलिस है जो सिकल सीरियल में राई में करता है वो इम्पॉर्टेंट है। और एक और जो है जो ओट में करता है, एविना सटाइवा होता है, ओट का नाम है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए ये तीन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कॉमन है क्योंकि ये तीनों ही मेजर
हमारी सीरियल क्रॉप्स होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो हैं वो दूसरे अदर प्लांट्स हैं, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप याद करना चाहें तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके आगे जनरल इन्फॉर्मेशन में बाकी चीज़ें देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, माइसीलियम जो होगा डाइकैरियोटिक भी होगा, मोनोकैरियोटिक भी होगा। लेकिन हम देखेंगे जो गेहूं के ऊपर माइसीलियम मिलेगा वो कैसा होगा, डाइकैरियोटिक होगा। और जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होगा वो सेकेंडरी होस्ट, यानी कि जो उसका दूसरा होस्ट है वो बर्बेरी है, और बर्बेरी के ऊपर जो माइसीलियम मिलेगा वो कैसा होगा, शुरू में मोनोकैरियोटिक होगा। ठीक है, जब इनका इंटरचेंज होगा तो जाहिर सी बात है डाइकैरियोटिक माइसीलियम मोनोकैरियोटिक में चेंज होगा, और वो तब जाके बर्बेरिस में डेवलप होगा। ठीक है, और बर्बेरिस में फाइनली मोनोकैरियोटिक माइसीलियम आगे जाके डाइकैरियोटिक में चेंज होगा, और तब वही जो स्पोर्स बनेगा वो जाके हमारे प्राइमरी होस्ट के ऊपर इसी तरीके से साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके जो इसका माइसीलियम है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड होता है, ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। ठीक है, और वो होस्ट में पूरी तरीके से फैला हुआ नहीं मिलता है, कुछ ही हिस्सों में स्पॉटेड कुछ हिस्से होंगे, कुछ पैचेस होंगे, उन्हीं जगहों पर मिलेगा। पूरे होस्ट को वो इन्फेक्ट नहीं करता है। वो सेल्स के अंदर भी हो सकता है और सेल्स के बाहर भी उसका माइसीलियम हमें देखने को मिलता है। जो होस्टोरिया होगा वो कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा, नॉटेड होगा, गांठ जैसा होगा, बल्ब होगा। जो सेप्टा होता है, सेप्टा यानी कि वॉल जो होती है, जो मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज ये माइसीलियम है तो माइसीलियम में बीच बीच में हमें इस तरीके से वॉल्स देखने को मिलती हैं, इनको हम कहते हैं सेप्टा। ठीक है, तो जो सेप्टम होगा उसमें जैसे हम बेसिडियोमाइसिटीज़ में देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिडियोमाइसिटीज़ में डोलीपोर सेप्टा मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल सेंट्रल पोर सेप्टा मिलेगा, यानी कि सेप्टा के बीच में यहाँ पे हमें सिंपल पोर देखने को मिलेगा। डोलीपोर सेप्टा हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो डोलीपोर पैरेंथोसोम का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज़ का बेसिक कैरेक्टर है। ठीक है, सेल वॉल जो होगी वो फंगस सेलुलोज की बनी होगी। ठीक है, और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन बॉडी के फॉर्म में होगा या फिर ऑयल के ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पक्सीनिया की लाइफ साइकिल। तो उसमें मैंने आपको बता ही दिया है, पक्सीनिया ग्रामिनिस जो कि है वीट के ऊपर जब ये ग्रो करेगा तो ये 3 स्टेज में आएगा, और जब यही आगे फर्दर बेसिडियोस्पोर्स जब इन्फेक्ट करेगा बारबेरिस प्लांट को, तो उसमें जो हमें 2 तरीके के स्पोर्स देखने को मिलेंगे, पैक्नीडियोस्पोर्स और एसियोस्पोर्स। तो ये दोनों हमें बारबेरिस प्लांट पे मिलेंगे, तो इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। अब हम आगे सबसे पहला स्पोर देखते हैं, यूरिडोस्पोर्स। जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जब एसियोस्पोर्स का जर्मिनेशन होता है वीट प्लांट के ऊपर। अब जब इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स में आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है एसियोस्पोर्स अब जब जर्मिनेट करता है आकर, ठीक है, तो प्लांट्स के ऊपर कुछ कुछ जगहों पर स्टोमेटा जो होते हैं उनके थ्रू वो एंटर कर लेता है। ठीक है, एंटर करेगा जब बॉडी सेल्स के अंदर पहुंचेगा, इसमें प्लांट के अलग अलग पार्ट पे स्टेम लीफ रूट, रूट बोल दिया मैंने, स्टेम लीफ और उसके जो इन्फ्लोरेसेंस है उस उनमें वो डेवलप हो जाएगा फंगस। ठीक है, तो उसमें जब वो अंदर डेवलप हो जाएगा तो उसमें हमें जब उसको हम पार्ट को देखेंगे तो उसमें हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये जो सेल्स हैं जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई हुई हैं, इन सेल्स के बीच में ये ब्राउन ब्राउन से हमें यहाँ पर माइसीलियम देखने को मिल रहे हैं। ये माइसीलियम डाइकैरियोटिक माइसीलियम होंगे, यानी कि इसमें हमें 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक है, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस मिलेंगे, 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक है, और जो एपिडर्मिस के नीचे ये हमें देखने को मिलेगा। अब जब ये नीचे देखने को मिलेगा फिर ये यूरिडोस्पोर्स इसमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो जब शुरू हो जाते हैं तो ऊपर का जो एपिडर्मिस का लेयर होगा उसका प्लांट का वो बस्ट कर जाता है और फिर ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होना शुरू कर देते हैं, यानी कि इनका एक्सपोजर आ जाता है। अब इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, जब यूरिडोस्पोर एक्सपोज होते हैं, एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो यूरिडोस्पोर्स बाकी दूसरे क्या कहते हैं प्लांट्स या उसी प्लांट के दूसरे पार्ट्स को ये फिर से दोबारा से वीट को फिर इन्फेक्ट कर देते हैं। यानी कि यूरिडोस्पोर्स दोबारा से फिर
इन्फेक्ट कर देता है वीट प्लांट को ही। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कौन सा स्पोर दोबारा से फिर इन्फेक्शन कर रहा है सेम प्लांट को, या वो किसी और दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, या वो डेवलप कहाँ पे हो रहा है। तो इसमें हमें ये स्टेप्स हमें ज़रूर ध्यान रखने हैं। बाकी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो उसमें आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो यूरिडोस्पोर्स जब मैच्योर हो जाता है तो हम देखते हैं वो कैसा होता है, स्टॉक्ड होता है। यहाँ पे हमें एक स्टॉक देखने को मिलता है और इसकी बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, यानी कि हमें एक ही सेल यूरिडोस्पोर्स में देखने को मिलती है। ये आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस कई बार आता है कि यूरिडोस्पोर्स कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है या दूसरे स्पोर्स में कितनी कितनी सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। ये ओवल होता है और जैसे मैंने बताया ये बाई न्यूक्लिएट होता है, यानी कि इसमें 2 न्यूक्लियस होंगे। यहाँ पे मैंने दोनों न्यूक्लियस अलग अलग कलर से बना दिया है, ठीक है। स्पोर जो वॉल होगी वो 3 लेयर की होगी, थिक लेयर होगी, ठीक है। आउटर जो लेयर होगी वो थिक होगी, स्पाइनस होगी, देखिए आपको स्पाइंस से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है और इसमें बीच में यहाँ पर जर्म पोर होते हैं जहाँ से ये जर्मिनेट करेगा। तो इसमें जर्मिनेशन तुरंत मिल जाता है, ये इन्फेक्ट करता है सेम वीट प्लांट को ही री इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये दूसरे बर्बेरिस को इन्फेक्ट नहीं करता है, ये दोबारा से गेहूं को ही इन्फेक्ट कर देगा, यानी कि ये जो डिजीज़ होगी उसको और बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही गेहूं का सीजन ख़त्म होने को होता है तो यूरिडोसोराई होता है, उसमें हमें टेलिटोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि उसमें चेंजेस हो जाता है और उसमें हमें दूसरे तरीके के स्पोर्स डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, टेलिटोस्पोर्स। तो यूरिडोसोराई जो होता है, यानी कि जो फंगस का पूरा माइसीलियम है जहाँ पर इस पूरे जो चीज़ डेवलप हो रही है, ठीक है, वहाँ पर हमें टेलिटोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। टेलिटोस्पोर्स जो क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और ये यूरिडोस्पोर्स के लेट इन्फेक्शंस की वजह से डेवलप होते हैं। अब इनमें हमें स्ट्रक्चर्स जो देखने को मिलता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं टेलिटोस्पोर्स को, कि टेलिटोस्पोर्स कैसे होते हैं। इसमें हमें 2 सेल वाले, 2 न्यूक्लियस वाले हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे दोनों ही सेल्स अलग अलग होंगी और दोनों ही सेल्स में हमें 2-2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, यानी कि ये है तो डाइकैरियोटिक लेकिन बाई सेल्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, बाई सेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें हमें 2 सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो इसकी वॉल होगी वो थिक होगी, स्मूथ होगी, और जो इसका जो टॉप का पोर्शन है वो या तो पॉइंटेड हो सकता है या फिर राउंड टाइप में हो सकता है, ठीक है। 2 न्यूक्लियस होंगे। इसमें भी जर्म स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं, एपेक्स में होता है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में हमें देखने को मिलता है सेप्टम के पास में, जो सेप्टा होता है उसके पास में। तो इस तरीके से हमें इसमें भी हमें स्पोर्स, टेलिटोस्पोर्स देखने को मिलते हैं और इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। ये भी सेम टाइप से जो बस्ट करके ऊपर की अपर एपिडर्मिस होगी प्लांट की, उसको बस्ट करके निकल के आएंगे, और ये एक तरीके के रेस्टिंग स्पोर होते हैं, यानी कि अब ये जब डेवलप होंगे तो उसके बाद में फिर ये रेस्ट कंडीशन में चले जाएंगे, और रेस्ट कंडीशन में जब ये चले जाते हैं तो फिर ये थोड़े टाइम तक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करते हैं। अब जैसे हमने बताया यूरिडोस्पोर्स को, ठीक है, उसके बाद में हमें डेवलप यहाँ देखने को मिला क्या, टेलिटोस्पोर। यूरिडोस्पोर जो था वो दोबारा से गेहूं को इन्फेक्ट कर रहा था, लेकिन ये वाला जो स्पोर है टेलिटोस्पोर्स, ये दोबारा से गेहूं को इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके पास में कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं होती कि ये दोबारा से गेहूं की फसल को ही दोबारा से इन्फेक्ट कर दे, ठीक है। और ये जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। जो गेहूं की फसल हो गई, पूरी हो गई, अब जो सूखा साखा सा चारा बचा हुआ है उसमें ही ये डेवलप होते रहते हैं। तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। अब अगला आ गया हमारा बेसिडियोस्पोर। ये भी गेहूं के ऊपर ही डेवलप होगा, लेकिन गेहूं की फसल तो हो चुकी है पूरी। तो ये क्या होता है, ये अपनी कंडीशंस का इंतज़ार करता है, जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी ये क्या होगा, जो बचा हुआ घास फूस जो वगैरह बची रहती है गेहूं की फसल को कटने के बाद में, ये उसके ऊपर डेवलप बने रहते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि इनकी जो जर्म पोर होता है, जर्म पोर मैंने बताया ना, इसका जो होता है वो टॉप पे होता है, जो ऊपर वाले स्पोर्स का होगा, और जो नीचे वाले का होगा वो हमें लेटरल साइड में देखने को मिलेगा। तो लेटरल साइड में, और इसमें क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, ठीक है, वो प्रोमाइसीलियम बनाएगा।
ठीक है, और डिवाइड करेगा मियोटिकली, यानी कि यहाँ पे हमें रिडक्शन डिवीज़न देखने को मिलेगा। अभी जो थे वो उसमें कहीं भी हमें रिडक्शन डिवीज़न देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर जो सेल्स बनेंगी वो हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। ठीक है, वहाँ पे जो सेल्स थी वो कैसी थी, डिप्लॉइड थी। जो न्यूक्लियस थे वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो सेल्स बनेंगी वो यहाँ पे हमें 4 सेल मिलेंगी। ठीक है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव हम इनको मान लेते हैं, 2 नेगेटिव इनको मान लेते हैं। ठीक है, जो प्रोमाइसिलियम होगा, ठीक है, वो डिवाइड करेगा, 4 सेल्स बना लेगा। ये अलग अलग हमें सेल्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ईच सेल प्रोड्यूस ए सिंगल बेसिडियोस्पोर, और जो सेल्स होगी उसी के ऊपर हमें यहाँ पे एक एक बेसिडियोस्पोर देखने को मिलता है अलग अलग सेल पे एसिमेट्रिकली। तो इस सेल इनको हम बेसिडियोस्पोर्स जो होंगे वो स्मॉल होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि एक ही सेल वाले होंगे। इसमें सभी में एक ही सेल है। जैसे हम टेलिटोस्पोर्स में देखते हैं हमें 2 सेल मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। और इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। अब जो इनका जो डिस्चार्ज होता है एकदम बहुत तेज़ी से, ये इसमें से इधर को डेवलप होते हैं। जब इधर बहुत तेज़ी से एकदम से डिस्चार्ज होगा तो ये बहुत थोड़ा सा हवा के सहारे से थोड़ा दूर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि ये इधर उधर दूसरे प्लांट तक हवा के सहारे उड़कर पहुंच जाते हैं। अब बेसिडियोस्पोर तो लास्ट स्पोर है इसका, वीट का, गेहूं का। तो क्या होगा, ये जब यहाँ से स्पोर्स रिलीज होगा तो ये बर्बेरी प्लांट पे, ठीक है, बर्बेरी के बुशेस पे ये वहाँ पर जाके उनको इन्फेक्ट करेगा। तो ये कुछ दिन तक ही सर्वाइव करता है, लेकिन ये यहाँ से जाके बर्बेरी पे इन्फेक्ट करता है। और जब बर्बेरी पे इन्फेक्ट करेगा तो हमें फिर जो अगला होस्ट है बर्बेरी, ठीक है, उसके ऊपर बाकी के हमें दोनों स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो उसमें आता है नंबर 1 पे आता है पिक्निडियोस्पोर, या फिर स्पोर्मोगोनियम स्टेज भी कहते हैं। तो बेसिडियो स्पोर्स जो होगा वो जर्मिनेट करेगा जो दूसरा होस्ट है, ऑल्टरनेट होस्ट, और उसके ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, जो यहाँ पे जो स्पोर है बेसिडियो स्पोर्स, उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है और पॉजिटिव या नेगेटिव 2 तरीके के हमें स्टेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। जब ये इन्फेक्ट करेगा तो जो माइसीलिया बनाएगा वो कैसा होगा, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। तो उसमें क्या होगा सॉरी, सबसे पहले जो वहाँ पे माइसीलियम जब डेवलप होगा तो वो वहाँ पे एक फ्लास्क शेप का, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस टाइप का हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको बनाएगा। उसको हम कहेंगे स्पर्मोगोनिया या फिर पिक्निडिया। ठीक है, और ये हमेशा लीफ की अपर सरफेस पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सरफेस ध्यान रखना है, ये कहाँ मिलता है, लीफ की अपर सरफेस पे ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें कई स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हमें कुछ इसमें ऊपर के हाइफीज देखने को मिलेंगे। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव स्टेन्स होते हैं, वो मैं बता चुका हूँ आपको। अब ये क्या करता है, पिक्नियो स्पोर्स इसमें से डेवलप होते हैं। ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट नहीं करते, किसी को भी इन्फेक्ट नहीं करते, ना किसी ऑल्टरनेट को इन्फेक्ट करेंगे, ना खुद को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स इसी के साथ में, हाइफी के साथ में ये फ्यूज़ करके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पिक्निडियोस्पोर का एक स्ट्रेन ट्रांसफर टू फ्लेक्सियस हाइफी अपोजिट स्ट्रेन, ये पॉजिटिव है, यहाँ से निकला, ये किसी नेगेटिव वाले के पास गया, सपोज ये वाला जो आ चुका है ये नेगेटिव वाला है, इसके साथ में फ्यूज़ करके ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इसको हम कहते हैं डायकैरियोटिक माइसीलियम। जो दूसरा जब बन जाएगा ना, तो एक न्यूक्लियस वहाँ से आया, एक न्यूक्लियस इसका था माइसीलियम का, तो ये कैसा हो गया, डायकैरियोटिक माइसीलियम बन गया, हमें यहाँ पे देखने को मिला। और ये यहाँ पर एक अलग तरीके का स्पोर्स डेवलप करेगा जो कि इस प्लांट की लोअर साइड पे बनेगा। यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे पिक्निडियम ऊपर स्पोर था, ठीक है, पिक्निडियम था, ठीक है, और पिक्निडियम के जब ये माइसीलियम यहाँ पे डायकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप हो गया तो इसी के नीचे साइड में हमें डायकैरियोटिक स्पोर्स डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये जो डायकैरियोटिक स्पोर्स देखने को मिलेंगे तो इस वाले नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे एसियोस्पोर्स स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो एसिडिया देखने को मिलेगा, इस वाले स्ट्रक्चर को हम एसिडिया कहेंगे। ठीक है, वो एक कप शेप का होगा, उल्टा कप जैसे होता है, और लोअर सरफेस पे मिलेगा। ठीक है, सेम ही माइसीलियम होगा, उसी से डेवलप होगा, लेकिन था इसका डायकैरियोटिक माइसीलियम होगा, 2 न्यूक्लियस वाला होगा।
तो इस तरीके से हमें एसिडियो फोर्स देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर एसिडियो फोर्स जो होंगे वो एक चेन्स बनाएंगे एसिडियो स्पोर की, और आगे एसिडियो स्पोर्स हमें वापस से रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जरा हम डिटेल में देख लेते हैं। ये सेल्स जो होंगी लॉन्ग होंगी, एसिडियो स्पोर्स बनाएंगी। एसिडियो स्पोर्स होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, और ये कैसे होंगे, बाई न्यूक्लियड, यानी कि इनमें दो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब ये दो न्यूक्लियस वाला यहाँ से फिर जाके बारबेरिस प्लांट को दोबारा इसे इन्फेक्ट नहीं करेगा। ये किसको इन्फेक्ट करेगा, वापस से जाके गेहूं के पौधे को इन्फेक्ट करेगा। तो ये इस तरीके से हमें पांचों स्पोर्स हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, और उनका सीक्वेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई इसमें कहीं मिस्टेक हो गई हो या बोलने में कुछ शब्द निकल गया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप कोशिश करें कि जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए चलें, है ना। तो अब मैं इसकी लाइफ साइकिल लास्ट पार्ट देख रहा हूँ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करना इसको शुरू करते हैं। ठीक है, कि यहाँ से हमारा गेहूं के पौधे में इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था, और ये इन्फेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो एसियोस्पोस, ठीक है, एसिडियोस्पोस जो हमें यहाँ पे हमें देखने को मिला, उसने गेहूं के पौधे में प्राइमरी होस्ट में इन्फेक्शन किया। इन्फेक्शन के बाद में माइसीलियम डेवलप हुआ जो कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम था, और उससे यूरिडो स्पोर्स बने। ठीक है, यूरिडोसोरस बना, यूरिडोसोरस से स्पोर्स बने, और उन्होंने फिर से गेहूं के पौधे को इन्फेक्ट किया और खूब सारा इन्फेक्शन डेवलप हो गया। अब वहाँ से दोबारा से फिर माइसीलियम डेवलप हुआ जो डाइकैरियोटिक था, लेकिन इस बार जो स्पोर्स बने वो टेलिटोस स्पोर्स बने। ठीक है, टेलिटो स्पोर्स जो थे वो दो सेल वाले थे। ये वाला जो यूरिडो स्पोर्स था ये एक ही सेल वाला था, लेकिन दोनों ही बाई न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर थे। ठीक है, अब जो बाई न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होगा। जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होगा, ठीक है, तो उसके बाद में हमें मियोसिस देखने को मिलेगी, और गेहूं की फसल ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो उससे हमें मियोसिस के बाद में उसी टेलिटो स्पोर्स के ऊपर हमें अलग अलग जर्म पोर्स से निकले हुए बेसिडियो स्पोर्स देखने को मिलेंगे। बेसिडियो स्पोर्स दो तरीके के डेवलप होंगे, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। ठीक है, और ये यहाँ से जाकर बरबेरी के ऊपर इन्फेक्ट करेंगे, और इन्फेक्ट करने के बाद में दो अलग अलग तरीके के हमारे स्टेन्स अलग अलग तरीके के स्पर्मोगोनियम हाइफी को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो एक नेगेटिव होगा, एक स्पर्मेटियम नेगेटिव होगा। ठीक है, एक रिसेप्टिव हाइफी पॉजिटिव होगा, और स्पर्मेटियम एक पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से हाइफी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव रिसेप्टिव हाइफी स्पर्मेटियम जो नेगेटिव वाला होगा उससे रिएक्ट करेगा, और जो लोअर सरफेस होगी उस पर हमें एक दूसरे तरीके का हमें कप देखने को मिलेगा, एक दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये तो ऊपर वाला जो है स्पर्मोगोनियम वाला जो है पिक्निडियो स्पोर्स, ये हमें ऊपर साइड में देखने को मिलेगा बरबेरी प्लांट के, और बरबेरी प्लांट के जो नीचे की साइड है उसमें हमें एसियोस्पोर्स डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। और एसियोस्पोर्स क्या होगा, हवा या पानी के सहायता से उड़कर फिर दोबारा से गेहूं की फसल को जो अगले साल होगी उसको इन्फेक्ट करते हुए हमें दिखाई देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।